डैड, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप अलग से रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और बिंदु के लिए भी। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, या सब मेरे दोस्त हैं। डैड, आई एम गेटिंग वेरी लेट, ओके? कभी वक्त मिले तो मिलके जाना बेटा। कामकाजी लोग अपने आप में आज इतना बिजी हो गए हैं कि अपने माता पिता का ध्यान रखना मुश्किल सा हो गया है। मैंने एक कमरे के मकान में 4 बच्चों को पाला, और आज उनके 4 मकानों में बाप के लिए एक कमरा नहीं। जिसके चलते कई बुजुर्ग तो अपने बच्चों से अलग हो गए हैं, तो कुछ घर में रहकर ही अपने आंसुओं को खुद ही पोंछ रहे हैं। लेकिन हिमांशु रथ ने उन बुजुर्गों के दर्द को समझा। एजवेल फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ का गठन किया और कई बुजुर्गों का सहारा बने। हिंदुस्तान में बल्कि इस पूरे रीजन में यही दुनिया का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कि बुजुर्गियत को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप देखें तो दुनिया की किसी भी भाषा में, दुनिया के किसी भी कल्चर में, किसी ट्रेडिशन में, किसी माइथोलॉजी में इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको नहीं मिलेंगे जिसमें कहा जाता हो जुग जुग जियो, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सड़क किनारे का माल न्यूट्रेटेड बच्चा भी हो अगर, तो उसको भी हम बोलते हैं चिरंजीवी पैदा हुआ है। हमारे आम तौर पे हमारी बोलचाल में किसी से बात करते हैं तो अरे हम तेरी ही बात कर रहे थे, 100 साल जिएगा। ये लंबी उम्र की कामना, लंबी उम्र का आशीर्वाद, लंबी उम्र को सेलिब्रेट करना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देश की परंपरा है, ये दुनिया में और कहीं नहीं है। और हमारे ही देश में बुजुर्गों के साथ इतना उनको तिरस्कार की नज़र से देखा जाए, उनको अलग हटा दिया जाए, उनको समाज से बिल्कुल अलग थलग रखा जाए, ये देख के बहुत अजीब लगता था। इतनी गहरी सोच को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की समझ हिमांशु को अपने माता पिता से मिली। संस्कृति और परंपरा के पाठ सुनते सुनते अपना बचपन गुजारा। यही शायद वजह बनी कि हिमांशु आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर में पैदा हो तो डिग्रियों का बड़ा महत्व होता है, तो साथ में उन लोगों का इसरार था कि कुछ ना कुछ पढ़ाई जारी रखना चाहिए, तो एमबीए कर लिया। अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बतौर कॉपीराइटर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम करना शुरू किया। कुछ साल काम करने के बाद उन्हें ये एहसास होने लगा कि बंद कमरों में रहकर वो जिंदगी के उन पलों को खो देंगे। लेकिन लोगों से मिलना, उनसे जुड़े रहना हिमांशु को बेहद पसंद था। शायद यही वजह रही कि समाज सेवा में उनका रुझान बढ़ता चला गया। कॉपी राइटिंग करना शुरू करी, बहुत सारी कैंपेन्स बनाई, तरह तरह की कैंपेन्स बनाई, और यही सब करता रहा। 87 तक ऐसा किया। 87 के बाद से नौकरी नहीं करी। 87 से अब तक लिखने पढ़ने का काम करता हूँ, लेकिन नौकरी नहीं करी किसी की। तो जब भी, जहाँ भी, जिस भी तरह के कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो कम्युनिकेशन को कॉन्सेप्चुलाइज करना और वो कम्युनिकेशन बनाना, यही मेरा काम, यही करता आया हूँ। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन बनाता हूँ, तरह तरह का समय समय पे बहुत सारे एनजीओ वाले, बहुत सारे सरकारी कामों में सोशल मैसेज, सामाजिक मैसेज बनाने के बहुत से मौके मिले। हिमांशु को मौका मिला समाज के उन पहलुओं से रूबरू होने का जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें समाज की किन बातों पर काम करना है। हिमांशु ने किया भी, और कई बुजुर्गों की जिंदगी को दोबारा मौका मिला 2 शब्द बोलने का। हर एक को एक अजीब तरह का अकेलापन होता है जो आदमी के दिलो दिमाग में छाता चला जाता है, और उस अकेलेपन के कारण उसे अक्सर
ऐसा लगता है कि मैं बेमानी हो गया हूँ, मेरे सारे रिश्ते बेमानी हो गए हैं। और जिस आत्मीयता के साथ में उन रिश्तों को निभाना चाहिए, उस आत्मीयता के साथ में वो बुजुर्ग खुद भी उस रिश्तों को पूरी तरह से निभा नहीं पाता। एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार हो चुकी है कि जो नौजवान हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, उनके लिए लगातार दौड़ते रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अगर आदमी लगातार काम कर रहा हो, उसके बाद उसकी पत्नी है, उसके पति हैं, उसके बच्चे हैं और जिम्मेदारियां हैं, तो माँ बाप के लिए समय कहाँ रह जाता है। इन सभी बातों को हिमांशु ने समझा और एक दीवार बनकर उन बुजुर्गों के साथ खड़े हुए, जिनके सहारे इन बुजुर्गों को खुद के होने का एहसास हुआ। इतना ही नहीं, ये सभी मुस्कुराने लगे और अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर दोबारा जी उठे। कोशिश करते हैं उनकी जिस भी तरह की समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, कानून से संबंधित कोई समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, हर तरह की समस्या को समझने, उस समस्या से जूझने के लिए उस बुजुर्ग को मानसिक रूप से तैयार करने और प्रैक्टिकली उस समस्या का कैसे समाधान निकाला जा सकता है। भले ही फिर उसमें उनके परिवारजनों से बातचीत करना पड़े, उनके मोहल्ले पड़ोस से बात करना पड़े, अधिकारी गणों से बात करना पड़े, किन्हीं वकीलों से उनको सलाह दिलाना पड़े, डॉक्टरों से उनकी चेकिंग कराना पड़े, उनके लिए मुफ्त में दवाइयों का इंतज़ाम करना पड़े। सब तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। खुश नसीब हैं वो बच्चे जिनके सर पर उनके बुजुर्गों का साया है। जरा पूछो उन बदकिस्मतों से जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए कोई बड़ा साथ नहीं। आज के दौर में लोग जिस तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वो शायद इस चकाचौंध में भूल गए हैं कि वो भी कभी उस पड़ाव को पार करेंगे। आप बच्चे हैं, आप नौजवान हैं, आप किसी भी उम्र के हैं, बुजुर्गों की ज़रूरतों को समझने और बुजुर्गों के साथ ज़्यादा समय बिताने की अगर कोशिश करेंगे, तो आप शायद अपनी बुजुर्गत के लिए भी एक बेहतर माहौल पैदा कर पाएंगे।